जय हिंद। प्रणाम पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। तो छंद से यूपी बोर्ड क्लास 10वीं में 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो इस वीडियो में जानेंगे छंद का अर्थ, जानेंगे परिभाषा, जानेंगे और इसमें कैसे प्रश्न आता है इसको भी हम देखेंगे। तो छंद का अर्थ और परिभाषा क्या होता है? तो छंद का परिभाषा होता है जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? जब वो वर्णों की संख्या को, क्रम को और मात्रा गणना को तुक या यति, गति के आधार पर, नियमों के आधार पर ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? शब्द योजना किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखते हैं छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, यानी हम वर्णों की संख्या के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर और मात्रा की गणना के आधार पर उनमें तुक और यति, गति के नियमों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उन्हें एक बंधन में बांधते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं और इसी बंधन में जोड़ने को ही हम, इसी को जोड़ने से जो भी बनता है हमारा, वही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद कहलाता है। तो जब वर्णों की संख्या, क्रम, गणना, मात्रा गणना, तुक, यति, गति नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। अब देखते हैं छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। छंद के 3 भेद होते हैं और ये नाम के आधार पर ही इनकी परिभाषा है। तो वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या के नियमों का पालन किया जाता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने अक्षर होता है, यानी जिन संख्याओं में केवल वर्णों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या को जब गिना जाता है, उसके नियमों का पालन कराया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद, यह छंद मात्रा की गणना, यह छंद मात्रा की गणना के आधार पर होते हैं, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ण को गिनना है, वर्ण माने अक्षरों को गिनना है। इसमें किसे गिनना है? इसमें मात्रा को गिनना है, इसीलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। यह छंद मात्रा की गणना के आधार पर होते हैं, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा छंद है हमारा मुक्त छंद। तीसरा है हमारा मुक्त छंद। इन छंदों को स्वछंद भी कहा जाता है। मुक्त छंद, इसके नाम से ही इसका अर्थ पता चल रहा है, मुक्त यानी ये स्वतंत्र है। तो इन सब छंदों को ही क्या कहते हैं? स्वछंद कहा जाता है। इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ये मुक्त छंद होते हैं, इसमें मात्रा और वर्ण इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। इनमें जैसे इस छंद, वर्णिक छंद में वर्ण गिना जाता है, मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। तो लेकिन मुक्त छंद क्या होता है? ना इसमें वर्णों की गणना की जाती है, संख्या निश्चित होती है, और ना ही इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, इसलिए इसे मुक्त छंद कहते हैं। अब 10वीं यूपी बोर्ड के परीक्षा में केवल 2 छंद पढ़ने हैं, और वो भी मात्रिक छंद पढ़ने हैं। मात्रिक 2 छंद। मात्रिक छंदों में कौन कौन से होते हैं? तो इसमें दोहा होता है, रोला होता है, सोरठा होता है, चौपाई होता है, हरिगीतिका होता है। ये सभी प्रमुख मात्रिक छंद हैं, और इन्हीं मात्रिक छंदों में से 2 छंद केवल आप लोगों को पढ़ना है, रोला और सोरठा। रोला और सोरठा, केवल यही 2 छंद पढ़ के आप चले जाएंगे। उसमें से 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और उसे ही सही करना होगा। तो अब हम देखेंगे रोला क्या होता है और सोरठा क्या होता है, इन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब लोग छंद के प्रकार पढ़ चुके हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो इन छंदों को समझने के लिए और इनको अच्छी तरीके से जानने के लिए कुछ उसके अंग होते हैं, छंद के अंग होते हैं या उसके तत्व होते हैं, इनको जानना जरूरी है। मात्राओं को गिनने के लिए इससे सहायता होती है और समझने के लिए भी सहायता होती है। तो चलिए देखते हैं छंद के तत्व या अंग। छंद के तत्व या अंग, इसमें पहला है हमारा यति। यति को ही कहते हैं विराम। विराम यानी रुकना। तो छंदों में विराम
या रुकने के स्थल को ही यति कहते हैं। छंद में हम जब छंद को पढ़ते पढ़ते कहीं थोड़ा सा समय दे देते हैं, रुकते हैं, उसी को हम कहते हैं यति या विराम। छंद में जो रुकावट होती है, रोकते हैं जहाँ हम, उसी को यति या विराम कहते हैं। दूसरा है हमारा गति। गति क्या होता है? तो छंद को पढ़ते समय छंद के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। छंद को जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो उसमें हमारा जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग गति कहते हैं। तीसरा हमारा है चरण या पाद। चरण या पाद। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंद जो होता है उसमें सामान्यतः 4 गो चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद होते हैं जिसमें 6 चरण होते हैं। जैसे कुंडलिया हो गया, छप्पय हो गया, उसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो प्रायः छंद में कितने चरण होते हैं या पाद होते हैं? 4। लेकिन कुछ अन्य छंद होंगे उसमें 6 चरण भी हो सकते हैं। अब 4 नंबर है हमारा मात्रा। मात्रा क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के भेद से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होंगे। कौन कौन से? एक लघु होगा और एक गुरु होगा। इसी को लघु को ही कहते हैं ह्रस्व और गुरु को ही कहते हैं दीर्घ। तो मात्रा के भेद से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक लघु होता है, एक गुरु होता है। लघु को ही कहते हैं ह्रस्व और गुरु को ही कहते हैं दीर्घ कहते हैं। तो आइए देखते हैं लघु में कौन कौन सी मात्राएं होती है। इसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री के उच्चारण में जो समय लगता है वो क्या है? हमारा लघु है। और लघु में कितनी मात्राएं होती है? 1 होती हैं। लघु के लिए 1 मात्रा गिना जाता है। और लघु का संकेत क्या होता है? एक खड़ी रेखा लघु का संकेत होती है। इसमें जब मात्रा को गिनेंगे तो इसको, जब लघु को गिनेंगे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री को गिनेंगे तब 1 गिनने के लिए एक खड़ी रेखा लगा देंगे और इससे मात्रा गिनेंगे। अब गुरु क्या होता है? गुरु में क्या क्या आएगा? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग अ, इनके उच्चारण में जो समय लगता है वो अधिक समय लगता है। लघु की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। इसीलिए ये क्या है? गुरु है, या इन्हें ही दीर्घ कहा जाता है। और इसलिए इनकी 2 मात्राएं होती है। इनकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? 2 मानी जाती है। इनकी मात्रा, गुरु की मात्रा 2 मानी जाती है। और गुरु का संकेत ये होता है, एक वक्र रेखा होती है, गुरु का संकेत होता है। तो लघु के लिए कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे। 1 के लिए चिन्ह ये रहेगा। और गुरु के लिए कितनी मात्रा गिनेंगे? 2 गिनेंगे। और 2 के लिए चिन्ह हमारा ये रहेगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि लघु क्या है, गुरु क्या है, यति क्या है, गति क्या है और पाद चरण इसमें क्या है। तो एक उदाहरण हमारा है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट। तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा रुका जा रहा है। सुनि केवट के बैन, यहाँ पे थोड़ा सा रुका जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यति होगा। विराम, यहाँ पे यति विराम है। प्रेम लपेटे अहट, अब यहाँ पे एक पंक्ति समाप्त हो गई। तो ये हमारा पाद या चरण है। ये पूरा हमारा क्या है? एक पाद या चरण है। और यहाँ पे क्या है? यति है हमारा। अब इसमें मात्रा हम लोग कैसे गिन सकते हैं? तो मात्रा देखिए, सुनी, यहाँ पे छोटा ऊ आया है तो इसके लिए एक हम गिनेंगे, इसको 1 गिनेंगे। और यहाँ पे बड़ी ई आया है तो इसके लिए क्या गिनेंगे हम लोग? 2 गिनेंगे। यहाँ पे देखिए ए आया है, के में ए आया है तो इसके लिए कितना गिनेंगे? 2 गिनेंगे। और यहाँ पे व आया है, इसके लिए 1 मात्रा। ट के लिए भी कितनी मात्रा? 1 मात्रा। यहाँ पे देखिए के आया है तो इसके लिए कितनी मात्रा? 2 मात्रा गिनेंगे। यहाँ पे बैन आया है तो इसमें बै में कितनी मात्रा गिनेंगे? 2। और 9 के लिए कितनी मात्रा? 1 मात्रा। 9 के लिए 1 मात्रा। इसी तरह प्रेम, ये जो आधा आता है, आधा को भी इसी के साथ गिना जाता है। तो ये कितना है? प्रेम में 2 गिनेंगे इसको। और ये म है, इसके लिए कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे। यहाँ पे भी ल पे भी कितना? 1 रहेगा। ल के लिए भी 1 लिखेंगे। और यहाँ पे लपेटे तो इसके लिए 2 गिनेंगे, इसके लिए भी 2 गिनेंगे। और यहाँ पे देखिए सब में छोटा का मात्रा है तो इसलिए इन सब के लिए क्या गिनेंगे? 1 1 1 गिनेंगे। तो आशा करते हैं कि ये
यति, गति, चरण और मात्रा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम 10वीं बोर्ड परीक्षा में जो दो मुख्य छंद हैं उनको पढ़ते हैं। दो मुख्य छंद रोला और सोरठा हैं, इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। तो रोला क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति अर्थात विराम होता है और इसके चरणांत में अर्थात चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। रोला क्या होता है? रोला एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरण में 24-24 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में क्या आता है? 2 गुरु आता है और 11-13 पे क्या होता है? यति होता है। तो ये आया है कि रोला एक सममात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद हम बताए थे कि मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक। तो ये क्या होता है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। पहले इसको जान लेते हैं। सममात्रिक होता है जिसमें जिस छंद में सभी चरणों में मात्राएं क्या हो? समान हो। सभी चरणों में मात्राएं समान, सभी चरणों में मात्राएं समान हो, वो क्या कहलाती हैं? सममात्रिक छंद कहलाती हैं। और अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें पहले और तीसरे में मात्रा समान हो और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान हो, वो क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और तीसरा होता है हमारा विषम मात्रिक छंद। जो मात्रिक छंद है उसमें विषम मात्रिक छंद तीसरा है। जिस छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान ना हो, मतलब अलग अलग हो, वो क्या होता है? हमारा विषम मात्रिक छंद होता है। तो इसी क्रम में हम रोला को जान रहे थे कि रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। यानी इसके प्रत्येक चरण में, यानी पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण, चौथे चरण, सभी चरणों में मात्राएं क्या होंगी? समान होंगी। और रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। तो आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल के बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब इसमें हम मात्राओं को गिनते हैं। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 और यहाँ पे भी 2 मात्राएं। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा और यहाँ पे इन दोनों को साथ में गिनेंगे तो इसके लिए 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे र के लिए 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे आ का मात्रा है और यहाँ बड़ी ई का मात्रा है तो इसके लिए 2 है मात्राएं। तो इसको गिनते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 1, 9, 9 2, 11। 11 पे देखिए यति आ रहा है और उसके बाद से 1, फिर 2, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 8, 9, 9 2 11, 2 13। 13 पे भी यहाँ पे यति है। यानी 11 और 13 पे क्या आना चाहिए? यति आना चाहिए। कुल मात्राएं 11 और 13 मिला के 24 मात्राएं। यानी एक चरण में इसके कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई और 11 और 13 पे यति आ गई। यही रोला है। अब इसमें भी गिन लेते हैं। यहाँ पे भी 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 7 8, 8 2 10 और 1 11। 11 मात्राएं हैं। यहाँ पे भी यति है। इसके बाद गिनते हैं 1 और यहाँ पे देखिए संयोग हुआ है, र का संयोग हुआ है तो उसके पहले वाले अक्षर को 2 गिनते हैं। तो 1 और 2, 3 और 3 2 5 और 5 1 6, 1 7, 1 8, 8 1 9, 9 2 11 और 2 13। 13 पे भी यति, यानी 11 13 पे यति आया है और 11 और 13 मिला के कितनी होंगी? 24 मात्राएं। यानी रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होंगी और 11 13 पे यति होगा। इसमें भी पूरा 24 मात्राएं होंगी और इसमें भी पूरा 24 मात्राएं होंगी। इसे आप लोग बारी बारी से गिन लीजिएगा। इसमें प्रत्येक में 24 मात्राएं। अब रोला को पहचानेंगे कैसे कि ये रोला है और ये सोरठा है? कैसे पहचानेंगे इसको कि रोला कैसे है? तो रोला के चरणांत में अर्थात चरण के अंत में क्या आता है? 2 गुरु आते हैं। 2 गुरु आते हैं। तो इसमें देखिए चरण का अंत यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे 2 क्या है? गुरु हैं। यहाँ पे भी चरण का अंत हुआ है तो अंत में क्या है? 2 गुरु हैं। यहाँ पे भी देखिए चरण का अंत यहाँ हुआ है तो इसके लिए भी 2 गुरु आए हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 गुरु। यानी रोला के चरणांत में क्या होते हैं? गुरु होते हैं। रोला के चरणांत में
2 गुरु होते हैं, तो इसीलिए ये रोला है। अब देखते हैं हम लोग, अगला हमारा है सोरठा छंद। सोरठा छंद ये क्या होता है? तो सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद वहाँ पे हम समझाए हैं, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या आते हैं? गुरु लघु आते हैं। तो एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। अब प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कुंद इंद समदेह उमा रमन करुण नयन करुण अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन नयन। इसमें हम लोग गिनते हैं, तो इसका ये प्रथम चरण यहाँ से यहाँ तक है, द्वितीय चरण यहाँ से यहाँ तक है, तृतीय चरण यहाँ तक है, और चतुर्थ चरण यहाँ पे है। तो हम लोग गिनते हैं कि प्रथम और तृतीय चरण में क्या 11-11 मात्राएं हैं, इनको गिनते हैं। तो ये है प्रथम चरण, इसको गिनते हैं 2 1 3 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 और 1 11। प्रथम चरण में 11 मात्राएं हैं। तृतीय चरण को गिनते हैं 2 1 3 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 और 1 11। यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण हम गिनते हैं 1 2 3 3 और 1 4 5 6 7 8 8 2 10 11 12 और 13। देखिए द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। अब चतुर्थ चरण को गिनते हैं 1 2 3 4 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी 13 मात्राएं। यानी सोरठा में जो प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो देखिए पहले चरण का अंत ये कहाँ पे हुआ है? यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे गुरु और लघु आया है, यहाँ पे तीसरा चरण है तो इसका अंत हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आया है? गुरु और लघु आया है। रोला को पहचानने के लिए रोला के चरण के अंत में क्या 2 गुरु आते हैं, और सोरठा को पहचानने के लिए उसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या आते हैं? गुरु और लघु आते हैं। यही इनकी पहचान है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को रोला छंद और सोरठा छंद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।